जैसे आप माशाल्लाह इतनी इमोशनली कंपोज लग रही हैं, ये अपने आप को आपने कैसे बिल्ड किया? मैंने अपनी पर्सनालिटी टाइप को समझा, कहाँ पे प्रॉब्लम आता है कि मेरी एक ना पर्सनालिटी टाइप उस टाइम पे ऐसी थी कि मैं नेगेटिविटी एब्जॉर्ब करती थी दूसरों की, और आई ऑलवेज ट्राई टू बी नाइस और एक स्माइली सा फेस एंड ऑल दैट। मैंने उस चीज़ पे काम किया, कुछ रिजिडिटी लेके आई अपने अंदर और चीज़ों को ऑन द स्पॉट हल करना शुरू किया और एक बैलेंस लाने पे कॉन्शियस एफर्ट की, अपना मी टाइम रखा जिसमें मैं अपने आप के साथ वक्त गुजारती थी। फिर मेरा जो तन्हाई का फियर था वो भी कम हो गया। तो बड़ा एक ग्रेजुअल सा था अपने ऊपर काम करने का जर्नी, लेकिन इट हैज़ पेड मी ऑफ वेल। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, शेयरिंग ऑफ प्रोफेशनल विजडम के साथ मैं हूं आपका मेज़बान अली रहमान खालिद। नाज़रीन, आज जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, इन्होंने अपना पंजाब यूनिवर्सिटी से सोशियोलॉजी में बीएस किया और डिस्टिंक्शन ली। इसके साथ साथ ये एक राइटर हैं, पोइट हैं। हम इनसे जानेंगे कि सोशियोलॉजी में सबसे पहले इनका इंटरेस्ट कैसे डेवलप हुआ, फिर इन्होंने सोशल इश्यूज़ को भी एड्रेस करने की कोशिश की अपने तरीके से। वो इनकी क्या स्टोरी है, इस पर भी हम इनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम मुक़द्दस मजीद साहिबा, कैसी हैं आप? ठीक हैं? वालेकुम अस्सलाम, मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। मैम, सबसे पहले तो मुझे ये बताइएगा कि सोशियोलॉजी में डिस्टिंक्शन ये आपने कैसे हासिल की? क्या आपकी मेहनत बहुत ज़्यादा थी, लक थी, किस तरह ये सारा कुछ हुआ? इससे पहले कि मैं इस सारे की तरफ आऊँ, मैं ये भी एड्रेस करना चाहूँगी कि वाई सोशियोलॉजी। जैसे कि पाकिस्तान में ना सोशल साइंसेस को उस तरह से नहीं लिया जाता उतना सीरियसली जितना नेचुरल साइंसेस को लिया जाता है। तो पहले तो आई वाज नेचुरल साइंसेस स्टूडेंट। सोशियोलॉजी में मेरा इंटरेस्ट इस तरह से डेवलप हुआ था कि मुझे सोशल इश्यूज़ को समझना, ख़ास तौर पे ख़वातीन, और चूँकि मैं स्टूडेंट थी, यंग थी, यूथ के इश्यूज़ को समझना उसमें बहुत दिलचस्पी थी। और नेचुरल साइंसेस की स्टूडेंट थी, बीएस मैं लाहौर कॉलेज फॉर वुमेन यूनिवर्सिटी से कर रही थी ऑलरेडी। तो आहिस्ता आहिस्ता मैंने एक्सप्लोर किया कि मुझे ना अपने जो अपना एनालिसिस है, अपने व्यूज़ हैं, मुझे उनको शेयर करना बहुत अच्छा लगता है। और वो नेचुरल साइंसेस के हवाले से नहीं होते, वो सोशल इश्यूज़ पे होते हैं, साइकोलॉजिकल इश्यूज़ होते हैं। तो मैंने फिर सर्च करना शुरू किया कि ऐसा कोई फील्ड हो जिसमें मैं अपने इस इंटरेस्ट को, इस पैशन को एड्रेस कर सकूँ। फिर मैंने अपने तौर पे ही पीयू में एडमिशन लिया और फिर अपने पेरेंट्स को कन्विंस किया कि मुझे सोशल साइंसेस में जाने दें। सो आई वाज वेरी मोटिवेटेड जब मैं सोशियोलॉजी में गई, और मैंने 4 इयर्स बहुत इन्जॉय किया क्लास डिस्कशंस को, हर चीज़ को। और मेरे नज़दीक तो सोशल साइंसेस इतनी ही इम्पॉर्टेंट हैं जितनी नेचुरल साइंसेस इम्पॉर्टेंट हैं। तो पैशन था उस चीज़ को सीखने का, डिस्कशंस में पार्टिसिपेट करने का, चीज़ों को लेके चलने का। तो उसने फिर पे ऑफ भी किया। मैम, सोशियोलॉजी से फिर राइटिंग, ये क्या आप सोशल इश्यूज़ को ही एड्रेस करना चाह रही थी, इसलिए राइटिंग की तरफ आई? राइटिंग से ताल्लुक़ बहुत पुराना है। मैं टीन एज से डायरी लिखा करती थी। अच्छा। और मेरा इंस्टा पे वगैरह पे भी, फेसबुक पे भी मुक़द्दस की डायरी के नाम से, बिकॉज़ डायरी के साथ ताल्लुक़ बहुत पुराना है। तो राइटिंग की तरफ ऑलरेडी मैं थी, और वो राइटिंग ही एक पैशन था जिसने मुझे इस तरफ किया कि मुझे नेचुरल की बजाय सोशल साइंसेस को परसू करना चाहिए। तो सोशियोलॉजी लाइफ में बाद में आई है, राइटिंग से ताल्लुक़ ज़्यादा पुराना। मैम, आपकी ये जो किताब है नए ख्वाब नए निसाब, इसके बारे में थोड़ा सा बताएं कि ये क्यों लिखी, इसके पीछे क्या विज़न था। और इसके साथ साथ मैं ये भी जानना चाहूँगा आपसे कि डॉक्टर खालिद सुहेल साहब से आपका राब्ता कैसे हुआ, क्योंकि आपका एक मुकालमा है इसमें सारी किताब में, तो ये बताइएगा। ओके, सो जैसे मैंने अभी डिस्कस किया कि राइटिंग बहुत पहले से मेरी लाइफ का एक बहुत इम्पॉर्टेंट हिस्सा रही है। तो मेरा बचपन से एक ख्वाब था कि मैं कभी किताब लिखूं, और मैंने फिर अपने आप को ना, मैं डेडलाइंस देती हूँ कुछ भी करने के लिए कि ये करना है, तो इतने की डेडलाइन दी खुद को। तो ये मैंने अपने आप को डेडलाइन दी थी कि ग्रेजुएशन से पहले मैंने एक बहुत क्वालिटी की कोई बुक लिखनी है। तो इससे पहले कॉलम्स वगैरह लिखा करती थी। हम सब पे मैंने काफ़ी कॉलम्स पढ़े हुए हैं, मल्टीपल और भी वेबसाइट्स हैं उन पर मैं लिखती रही हूँ, फेसबुक इंस्टा पे लिखती हूँ। तो डॉक्टर खालिद सुहेल से मेरा राब्ता हुआ हम सब के थ्रू ही। ये वहाँ पे एक प्रोमिनेंट राइटर हैं, माहिर नफ्सियात हैं, कनाडा से इनका ताल्लुक़ है। और इनकी किताब है क्रिएटिव माइनॉरिटी। क्रिएटिव माइनॉरिटी पे मैंने तबसरा किया था, फिर मुझे डॉक्टर खालिद सुहेल की कॉल आई, फिर हमने डिस्कस की चीज़ें, इन्होंने मेरे बारे में पूछा वगैरह। फिर मैंने बताया कि मेरी ज़िंदगी का ख्वाब है कि मैं यूथ के ऊपर कुछ लिखूं, और वो ऑलरेडी माहिर नफ्सियात है, मुझे भी यूथ के नफ्सियाती और समाजी इशूज़ में दिलचस्पी थी। तो हम लोगों ने फिर इस चीज़ को हम इस ग्राउंड पे आए कि हम लोग एक किताब लिखेंगे और वो डायलॉग की सूरत में होगी।
और इस बुक की खूबसूरत बात ये है, और हमने इस चीज़ को हाईलाइट करने की कोशिश भी बहुत की है, कि हमने इंटर जनरेशनल डायलॉग को प्रमोट करना चाहा है। डॉक्टर खालिद सुहेल इज़ इन हिज 70s एंड आई वाज इन माय अर्ली 20s जब ये वाली बुक मैंने लिखी। तो हम एक बंदा जो अपनी 70s में है और वो एक स्कॉलर है, तो वो क्या व्यूज़ रखता है पर्टिकुलर इशू पे, और हमारी यूथ क्या व्यूज़ रखती है। तो हमारे यहाँ पे ना एक्सट्रीमिज़म बहुत है, और उसको एक्सट्रीमिज़म को एक्सट्रीमिज़म से ही हम जवाब देने की कोशिश करते जनरेशन हैं। गैप भी है। जी हाँ, और हमने डायलॉग को प्रमोट करना चाहा है, तो यही इस किताब के पीछे हमारा नैरेटिव था। मैम मुझे ये बताइएगा कि इसमें क्या गुफ्तगू है, थोड़ी सी वो भी मैं चाहूँगा कि आप शेयर करें हमारे साथ, क्योंकि नाज़रीन जानना चाहेंगे कि बड़ी एक मुख्तलिफ नौइयत की किताब है। तो कोई एक दो सवाल जो आपने उनसे पूछे हैं और उनके जवाब अगर आप शेयर करना चाहें। इस किताब में, जैसे इसका नाम ही, इसका टाइटल रिफ्लेक्ट करता है नए ख्वाब नया निसाब। तो कुछ लोग मुझसे पूछते हैं कि आपने एजुकेशन पे लिखी है, क्या करिकुलम पे है? तो बेसिकली इससे हमारा मुराद है कि जैसे हम ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड में रह रहे हैं, तो पहले ना चेंज बहुत स्लोली आता था, उसको एड्रेस करने का हमें वक्त भी मिलता था। अब चेंज बहुत जल्दी आ रहा है, इंटर जनरेशनल जो गैप है वो बहुत मल्टीप्लाई हो रहा है। तो इस किताब में हम लोग जो यूथ के मॉडर्न मसाइल हैं, और क्योंकि हमारे बड़े उनका वो वाला एक्सपोजर नहीं होता, वो उनको समझ नहीं पाते और यूथ पे कदगन लगाते हैं, तो हमने यूथ के मॉडर्न मसाइल जो हैं उन पे बात की है। फॉर एग्ज़ाम्पल शादी का जो एक पूरा एक सोशल इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज है, उस पर बात की है। गर्ल्स एंड बॉयज़ उस पर क्या पर्सपेक्टिव्स रखते हैं। फिर डॉक्टर खालिद सुहेल जो कि एक थेरेपिस्ट हैं, वो अपना पर्सपेक्टिव बताते हैं, यूथ के जो मसाइल हैं इस हवाले से उस पर बात करते हैं। फिर एजुकेशन पे क्वेश्चनिंग की हुई है, उस पर वो इसको एड्रेस करते हैं। मैम एक किताब है इंग्लिश में चाइल्ड अब्यूज़ के टॉपिक पे है, शेयरिंग द सीक्रेट, उसका आपने उर्दू तर्जुमा किया है, तो इसके पीछे क्या वजह थी? सो ये मेरा दूसरा प्रोजेक्ट था डॉक्टर खालिद सुहेल के साथ ही। उनकी अपनी क्लाइंट के साथ चाइल्ड अब्यूज़ के ऊपर एक मुकालमा है जो कि हकीकी ज़िंदगी के तजुर्बात पे मबनी है। जेमी लोकलैन है, 57 ईयर्स ओल्ड कैनेडियन वुमन। जब वो 5 साल की थी तो उन्हें चाइल्ड अब्यूज़ का सामना करना पड़ा, जो कि करीबी फैमिली मेम्बर था। तो वो चीज़ ने पूरी ज़िंदगी उनको बॉदर किया है, पूरी ज़िंदगी उनकी अजीबोगरीब नफसियाती मसाइल में गुजरी है, इस वजह से कि उन्होंने ये जो उन पे ट्रॉमास गुजरे उन्हें अपने अंदर जज़ब करके रखा, उन्होंने उन चीज़ों को शेयर नहीं किया। तो इस किताब का तर्जुमा करने का मकसद, और ये डायलॉग है जो कि एक थेरेपिस्ट और पेशेंट के दरमियान, इसमें थेरेपीज़ पे बात की गई है, ग्रीन जोन थेरेपी पे बात की गई है। और उन लोगों के लिए ये किताब बहुत मुफीद है जो एक थेरेपिस्ट अफोर्ड नहीं कर सकते, या फिर किसी क्रेडिबल थेरेपिस्ट तक उनकी रसाई नहीं है, जो कि पाकिस्तान में एक आम मसला है। तो इस किताब का तर्जुमा करने का मकसद ये था कि हमारे आम लोग आसान ज़बान में समझ सकें कि चाइल्ड अब्यूज़ पे बात करना कितना इम्पॉर्टेंट है, इसकी थेरेपीज़ पे बात करना कितना इम्पॉर्टेंट है, और सेल्फ़ केयर वो ज़रूरी है, ओपन अप होना बहुत ज़रूरी है। तो इन चीज़ों को हमने अंदर हाईलाइट किया हुआ है, और इसको हमने एक थेरेपिस्ट और पेशेंट के दरमियान बॉन्ड बना के किया, ना कि एक फॉर्मल थेरेपी इसमें दिखाई गई हो। मैम आपकी ज़िंदगी में कभी कोई मुश्किल वक्त आया या टफ़ सिचुएशन आई, तो आपने उसको किस तरह हैंडल किया, और आज जैसे आप माशाल्लाह इतनी इमोशनली कंपोज लग रही हैं, ये अपने आप को आपने कैसे बिल्ड किया? बिल्कुल, जो मुश्किल टाइम्स होते हैं वो सबकी लाइफ में आते हैं, मेरे पे भी आया। इन मैट्रिक एंड एफएससी मुझे डिप्रेशन का सामना करना पड़ा, उसमें मल्टीपल रीजंस थे उसके, और उसकी वजह से कुछ मेडिकल इश्यूज़ भी आना शुरू हुए, जैसा कि स्टमक का स्वेयर इशू आ गया, और मैं मेडिकल ट्रीटमेंट की तरफ जाती गई, लेकिन उससे कोई अफाका नहीं था, बिकॉज द रूट कॉज वॉज द साइकोलॉजिकल इशू। तो आहिस्ता आहिस्ता उस चीज़ को खुद से एक्सप्लोर किया, मैंने अपनी पर्सनैलिटी टाइप को समझा, कहाँ पे प्रॉब्लम आता है कि मेरी एक ना पर्सनालिटी टाइप उस टाइम पे ऐसी थी कि मैं नेगेटिविटी एब्जॉर्ब करती थी दूसरों की, और आई ऑलवेज ट्राई टू बी नाइस, और एक स्माइली सा फेस एंड ऑल दैट। तो मैंने उस चीज़ पे काम किया, कुछ रिजिडिटी लेके आई अपने अंदर, और चीज़ों को ऑन द स्पॉट हल करना शुरू किया, और एक बैलेंस लाने पे कॉन्शियस एफर्ट की, अपना मी टाइम रखा जिसमें मैं अपने आप के साथ वक्त गुजारती थी। फिर मेरा जो तन्हाई का फियर था वो भी कम हो गया। तो बड़ा एक ग्रेजुअल सा था अपने ऊपर काम करने का जर्नी, लेकिन इट हैज़ पेड मी ऑफ वेल। अच्छा मैम, आप पोइट्री भी करती हैं, मैं चाहूँगा कि अपनी लिखी हुई किसी नज़म या गज़ल के कुछ अशार सुना दें। श्योर। मैंने अपने बर्थडे पे अपने आप को एक कुछ अल्फाज तोहफे के तौर पे दिए थे, और वही अल्फाज मैं आपके साथ शेयर करूँगी। मैं वो औरत बनूँगी
जिसको अपने बालों में उतरती चांदी से मोहब्बत होगी, क्योंकि इस उतरती चांदी में मेरे बहुत से तजुर्बात होंगे, मेरे अंदाज होंगे और सीखे हुए असबाक होंगे। चेहरा, आँखें, रुखसार और धड़कन समेत हर एक चीज़ की एक्सपायरी डेट होती है, मगर सोच कभी नहीं मरती। ये वाह। नए नए रूप धारती रहती है और हमेशा ज़िंदा रहती है। मैं सोच से जानी जाऊं, ये मेरी ख्वाहिश है। औरत सदियों से एक जिस्म की हैसियत से आगे न बढ़ने दी गई। उसे बालों की चांदी से डराया गया, सोचो हिकमत से डराया गया कि वो अपने तजुर्बे के सालों को छुपाने लगी और नादानी को अपनी पहचान बनाने लगी। मुझे खुशी है कि मेरा हर जन्मदिन मुझे ये एहसास दिलाता है कि मैंने इस समाज के औरत की उम्र की बिना पर पैदा किए जाने वाले खौफ को फतह कर लिया है। बहुत खूबसूरत, बहुत ज़बरदस्त। अच्छा मैम, मुझे ये बताइएगा कि पोइट्री में आपका इंटरेस्ट कब और किस तरह डेवलप हुआ था? पोइट्री में मैंने ना ज़्यादा इंटरेस्ट मेरा इस तरह से डेवलप हुआ जब मैंने मैट्रिक में इंग्लिश फॉर्म्स पढ़ी, वो भी टेक्स्ट बुक्स में। सही। उससे पहले पोइट्री को कभी इतना सीरियसली नहीं पढ़ा। इसी वजह से मेरा भी जो एक्सप्रेशन है वो एक फ्री वर्ड्स वाला है, प्रोज स्टाइल है, क्योंकि इंग्लिश पोइट्री इस तरह की होती है। तो ज़्यादा मुझे इंग्लिश फॉर्म्स से इंस्पिरेशन मिली। फिर मैं उर्दू पोइट्री में फैज़ अहमद फैज़, अल्लामा इकबाल भी, और उसके अलावा अहमद नदीम कासमी मुझे बहुत पसंद है, सही। मोहसिन नकवी, इनको पढ़ना शुरू किया। फ़हमीदा रियाज़ को पढ़ना शुरू किया। तो ओवरऑल बड़ा लगाव सा हो गया। अब मेरी हॉबी भी ये है कि मैं अपने काम कर रही होती हूँ, साथ में मैं कोई ना कोई जो फॉर्म है उसको रिसाइट कर रही होती हूँ। सो आई रियली लव इट नाउ। अच्छा मैम, आने वाले वक्त में, फ्यूचर में आपका क्या गोल है, क्या अचीव करना चाहती हैं और अगले 5 सालों में अपने आप को कहाँ देखती हैं? ओके, सो कुछ शॉर्ट टर्म्स गोल्स होते हैं आपके, कुछ मतलब लॉन्ग टर्म गोल्स होते हैं। तो शॉर्ट टर्म में तो यही चीज़ें कि मतलब साथ साथ मैं अपनी जो अभी एक्टिविटीज़ को लेके चल रही हूँ, राइटिंग भी साथ चल रही है और ग्रूमिंग भी चल रही है, एंड वो सब चल रहा है। अदरवाइज़ लॉन्ग टर्म जो गोल है, मैं सोशल एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ जाना चाहती हूँ। उस पर मैंने अभी काम भी शुरू किया है और मेनली मेरा फोकस इस चीज़ पे होगा कि जैसे टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट बहुत ज़्यादा एक्सेलरेट कर रही है चेंज को हमारे इर्द गिर्द, तो जो लोगों की इररेलेवेंस है, उनके स्किल्स की इररेलेवेंस है, वो बहुत बढ़ जाएगी। अभी जो लोग कहीं ना कहीं जॉब्स कर रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इतना ज़्यादा चीज़ों को घेर लेगी कि बहुत से लोग जो हैं वो जॉबलेस हो जाएंगे और वो इररेलेवेंट हो जाएंगे। तो मैं इस तरह के स्किल्स लोगों को सिखाना चाहती हूँ और अपनी एंटरप्रेन्योरशिप को इस तरह से आगे लेके जाना चाहती हूँ कि मैं लोगों की जो रेलेवेंस है उसको बरकरार रखूँ और पर्टिकुलरली मैं विमेन पे फोकस करूँ कि मैं उनको एम्पावर कर सकूँ, ख़ास तौर पे जो लोअर मिडिल क्लास की ख़वातीन होती हैं। सही। मैम, कासिम अली शाह साहब के काम और उनकी फाउंडेशन को आप कैसे देखती हैं? सबसे पहले तो मैं बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि आपने मुझे अपॉर्चुनिटी दी। कासिम अली शाह फाउंडेशन ने मुझे आज इनवाइट किया यहाँ पे कि मैं अपनी किताबों पे बात कर सकी। दूसरा, मैं ये कहना चाहूँगी कि बचपन से शाह साहब को सुनते आ रहे हैं, बहुत सी चीज़ें उनसे सीखी हैं, बहुत सी दुआएं हैं उनके लिए, और एक इस तरह का इदारा बनाना जो कि स्ट्रगल करने वाले लोग, आगे आने वाले लोग, उनको आपस में कनेक्ट करता हो, दूसरे लोगों को इंस्पायर करता हो और मोटिवेट करता हो कि वो भी अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ें, कुछ अचीव करें और मुल्क का नाम रोशन करें। आई थिंक ये वाकई में अप्रिशिएबल इनिशिएटिव है। बहुत बहुत शुक्रिया मुक़द्दस मजीद साहिबा आपकी तशरीफ़ आवरी का। नाज़रीन, मुझे उम्मीद है कि इनकी गुफ्तगू से, इनके लहजे से, इनकी बातों से आपने बहुत कुछ सीखा होगा। इसके साथ ही इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ही ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह दोबारा हाज़िर होंगे एक नए इंटरव्यू के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।